It's okay. Over-dominant hypothesis. Over-dominant hypothesis, which are also known as single gene heterosis, or you can say super-dominant hypothesis or heterosis. इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट इसको एज ए हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी के नाम से रिपोर्ट किए थे। हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी, हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी। अब देखिए, नाम से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ओवर डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस सुपीरियरिटी यानी जाइगोट्स को ही सुपीरियर कहा गया है। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो हेट्रोजाइगोट्स है वही सुपीरियर होगा ओवर द बोथ पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स में जितने भी होमोजाइगस जीन होंगे, जितने भी होमोजाइगस एलील होंगे, उनके ऊपर ये जो हेट्रोजाइगसिटी है ये सुपीरियर होगा। और ये एक सिंगल जीन की वजह से भी आ सकता है, इसलिए इसको सिंगल जीन हेट्रोसिस भी कहा गया है। या फिर सुपर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, जब हेट्रोजाइगस जो है वो सुपीरियर होता है दोनों होमोजाइगस से, इसलिए इसको सुपर डोमिनेंट हाइपोथेसिस भी कहा गया है। अब इसको डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सिंगल जीन क्यों कहा गया। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फिशर in 1903 and later on elaborated, you can say explained by independently East and Searle in 1908, ठीक है। यानी इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको एक्सप्लेन किया 1908 में, ठीक है। इसके पहले कंसेप्ट जो है ओवर डोमिनेंस का किसने ऑब्जर्व किया था? फिशर 1903। According to the over-dominance hypothesis, heterozygotes at least one or some of the loci are superior to both the concerned homozygous, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है। इसका कंसेप्ट है कि जब हेट्रोजाइगस जो है वो इससे संबंधित पेरेंट के दोनों होमोजाइगस से सुपीरियर होता है, ठीक है। ये या तो सिंगल लोकस पे हो सकता है, या कुछ लोकस पे हो सकता है, या बहुत लोकस पे हो सकता है, ठीक है। कह सकते हैं सभी लोकस पे हो सकता है सुपीरियर, सभी लोकस के होमोजाइगस से सुपीरियर हो सकता है हेट्रोजाइगस, या फिर एक लोकस के या एक या दो लोकस के, ठीक है। वन आर सम और यू कैन से ऑल, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ही है कि ये डायरेक्ट हेट्रोजाइगस को सुपीरियर ही कह दिया। जब हेट्रोजाइगस सुपीरियर होगा तो सिंपल सी बात है कि जब भी दो डिफरेंट टाइप के एलील्स या डिफरेंट टाइप के जीन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हेट्रोजाइगसिटी जो होगी वही सुपीरियर हो जाएगा। सिंपल सा इसका कहना है। यानी जो हेट्रोजाइगोट्स है ये ओवर डोमिनेंट होगा। एक तो हो सकता है इस पेरेंट ए में डोमिनेंट हो, पेरेंट बी में भी डोमिनेंट हो, ठीक है। या फिर पेरेंट ए में डोमिनेंट हो, पेरेंट बी में रिसेसिव हो। लेकिन जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगसिटी जो है वो इन दोनों से सुपीरियर होगा। इसमें भी जो होमोजाइगस होगा, इसमें भी जो होमोजाइगस होगा, इन दोनों से सुपीरियर होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमने लिया था पहले ए बी सी डी क्रॉस्ड विथ ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमने क्रॉस बनाया था ए बी सी डी। सेकेंड एग्जांपल था ए बी सी डी क्रॉस विथ ए
बी बी सी सी डी डी कैपिटल डी डी, ठीक है। ये आया था ए बी सी डी, ठीक है, ये क्रॉस हुआ। अब इन दोनों में देखिए, अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट हाइपोथेसिस इस प्रकार के क्रॉस में हेट्रोसिस नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओवर डोमिनेंस, ये इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसका फर्स्ट कंसेप्ट ही क्या है, हेट्रोजाइगोट्स एट लीस्ट वन आर सम ऑफ द लोसाई आर सुपीरियर टू द बोथ इट्स कंसर्न होमोजाइगस। यानी इसमें जो ये हेट्रोजाइगस है, इसका चाहे एक जीन हो, चाहे दो जीन हो, चाहे सभी जीन हो, ये इससे संबंधित पेरेंट्स के जो होमोजाइगस हैं उससे सुपीरियर होगा। यानी इससे संबंधित होमोजाइगस क्या क्या होगा, ए और ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं विथ कंसर्न होमोजाइगस। जैसे अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इससे संबंधित दो होमोजाइगस हो सकते हैं, ये इन दोनों पे ही सुपीरियर होगा। ये हेट्रोजाइगस जो होगा वो इन दोनों पे सुपीरियर होगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर सिंगल पे भी होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार का क्रॉस होता है तो मान लीजिए सिंगल लोकस पे भी हो, ए क्रॉस्ड विथ बी, ए बी सी क्रॉस्ड विथ ए बी सी, क्या बनेगा, ए बी सी, ये हमारा क्रॉस बनेगा। आप देखिए इसमें एक लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये अब इससे संबंधित जीन क्या होंगे, ये और ये होमोजाइगस, ठीक है। तो इन अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में एक सिंगल लोकस का भी हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो उस लोकस का जो हेट्रोजाइगस है ये इन दोनों से संबंधित जो होमोजाइगस होगा उस पर सुपीरियर होगा, ठीक है। द हेट्रोजाइगोट्स इज सुपीरियर टू बोथ कंसर्न होमोजाइगस, ठीक है। यानी इससे संबंधित जो दोनों होमोजाइगस हैं उससे ये सुपीरियर है। और ये सिंगल लोकस का सुपीरियरिटी, हेट्रोजाइगस का सिंगल लोकस का सुपीरियरिटी रेस्पॉन्सिबल हो जा रहा है हेट्रोसिस के लिए। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिंगल जीन हेट्रोसिस, और यू कैन से सुपीरियर डोमिनेंट हाइपोथेसिस। अब ये सुपीरियर है, ठीक है, हेट्रोजाइगस सुपीरियर है दोनों के ऊपर। सेम ऐसे ही इसमें भी है, ये दो लोकस पे है, एक लोकस पे है। यहाँ ये इसके लिए सुपीरियर होगा इन दोनों के लिए, और ये इन दोनों के लिए सुपीरियर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके लिए कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हेट्रोसिस है, क्योंकि यहाँ पे ओवर डोमिनेंस का जो थियरी है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ओवर डोमिनेंस का थियरी क्या कर रहा है कि किसी एक लोकस पे या कुछ लोकस पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रहा है, इस कंडीशन में ये हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो सुपीरियर होगा संबंधित दोनों होमोजाइगस से, ठीक है। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये इससे और इससे सुपीरियर होगा, और इसकी बात करें तो इससे और इससे सुपीरियर होगा, ठीक है। तो यही सुपीरियरिटी हेट्रोजाइगोसिटी की जो सुपीरियरिटी है, इस हेट्रोजाइगस का जो सुपीरियरिटी है यही रिस्पॉन्सिबल है हेट्रोसिस के लिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी इज essential for heterosis। हेट्रोजाइगोसिटी इज essential for heterosis, यानी अकॉर्डिंग टू द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस हेट्रोजाइगोसिटी इंपॉर्टेंट है, यानी हेट्रोजाइगोट्स का बनना इंपॉर्टेंट है। जैसे डोमिनेंट्स में हेट्रोजाइगोट्स का बनना इंपॉर्टेंट नहीं था, यानी हेट्रोजाइगोसिटी डज नॉट इंश्योर दैट द हेट्रोसिस until unless the harmful effect of recessive alleles are marked by their dominant allele। यानी उसमें क्या था, हेट्रोजाइगोट्स का बनना और न बनना ये तय नहीं करता था कि हेट्रोसिस होगा, उसमें रिसेसिव के हार्मफुल इफेक्ट को मास्क करने पे डिपेंड कर रहा था, यानी डोमिनेंट जीन द्वारा उसको मास्क कर दिया गया तब हेट्रोसिस होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी ही इसेंशियल है हेट्रोसिस के लिए। हेट्रोजाइगोसिटी इज इसेंशियल फॉर हेट्रोसिस एंड इज द काज ऑफ हेट्रोसिस, एंड इज द काज ऑफ हेट्रोसिस, काज ऑफ हेट्रोसिस। यानी हेट्रोसिस
के लिए हेट्रोजाइगस बनना अनिवार्य है, और हेट्रोजाइगोसिटी ही, या फिर कह सकते हैं हेट्रोजाइगोट्स ही मेन रीजन है हेट्रोसिस का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू फिशर, ईस्ट एंड सल। इट्स ओके। तो अभी हमने डोमिनेंट डिस्कस कर लिया, यानी कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नोट किए हैं, जैसे कुछ ओलिगोजीन्स हैं, कुछ पॉलीजीन्स हैं, इसमें अलग अलग थियरीज काम करते हैं। इसमें मेज में है, मेज में एम जीन है, मेज में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अधिक परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू इट्स होमोजाइगस, ठीक है। ये होमोजाइगस जीन है जिस पेरेंट्स में, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ये देता है, यानी जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है तो इसका परफॉर्मेंस अधिक हो जाता है, ठीक है। इसके बेस पे थियरी को कंक्लूड किया गया है। और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ह्यूमंस में सिकल सेल का एग्जांपल है। जैसे सिकल सेल का जो जीन है वो अगर हेट्रोजाइगस स्टेट में आता है तो एनीमिया प्रोड्यूस नहीं करता है, सिकल सेल एनीमिया। और जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है, चाहे ये कैपिटल एस हो या स्मॉल एस हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस करता है। सेम एक और एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का, एक मलेरिया का एग्जांपल, सेम एलिस है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है, मलेरिया के लिए रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, या मलेरिया डेवलप नहीं करता है, सर्वाइवल होता है हेट्रोजाइगस वाला ह्यूमंस, ठीक है, इंडिविजुअल्स। लेकिन जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें ये मलेरिया का जो जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में, चाहे कैपिटल हो, चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो अनसर्वाइवल होता है अगेंस्ट द मलेरिया, ठीक है, यानी उसमें डिजीज होगा। लेकिन जब ये हेट्रोजाइगस स्टेट में आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसमें मलेरिया नहीं होता है, या फिर मलेरिया होता है तो भी सर्वाइवल होता है, ठीक है, हल्का फुल्का मलेरिया होता है। तो इसके बेस पे इसको कंक्लूड किया गया कि हेट्रोजाइगोसिटी इज एसेंशियल फॉर द हेट्रोसिस, ठीक है, एंड इज द काज ऑफ हेट्रोसिस, यानी हेट्रोजाइगोसिटी इज मेन रीजन है हेट्रोसिस का, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन का होना सभी लोकस पे इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट जीन जो है वो रिसेसिव के हार्मफुल इफेक्ट को सप्रेस कर देता है और फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओवर डोमिनेंस हेट्रोजाइगोसिटी का बनना इंपॉर्टेंट है, हेट्रोजाइगोसिटी इंश्योर करता है हेट्रोसिस को, ठीक है, यही मेन रीजन है। अब हम बात करते हैं किसी और साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने ये थियरी दिया कि ये तो डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल हो ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस जीन का इंट्रैक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हेट्रोसिस के लिए। तो किसी साइंटिस्ट ने भी कहा है कि एक लोकस के जो जीन हैं वो दूसरे लोकस के एक्सप्रेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये जो इन्फ्लुएंस होता है एक लोकस के जीन का दूसरे लोकस के द्वारा, तो ये भी हो सकता है कि मे बी इन्वॉल्व इन हेट्रोसिस, ठीक है। कंफर्म नहीं किया, इंश्योर नहीं किया, लेकिन संभावना व्यक्त किया कि नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हेट्रोसिस के लिए। उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हमने डोमिनेंस हाइपोथेसिस डिस्कस कर लिया, ठीक है, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा एक्सप्लेन किया गया और डेवेनपोर्ट द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। सेम ऐसे ही ओवर डोमिनेंस थियरी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि फिशर द्वारा ऑब्जर्व किया गया था और डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। सेम इसी कंसेप्ट में, ठीक है, इसी के बिहार पे कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट थे गाउन, इन्होंने 1952 में ये सजेस्ट किया कि हो सकता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का या फिर हेट्रोजाइगस का खेल हो, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल हो हेट्रोसिस के लिए। लेकिन इसमें एक लोकस पे बैठा जो जीन है वो दूसरे लोकस के जीन को अगर इन्फ्लुएंस करता है, उसके एक्सप्रेशन में अगर इन्फ्लुएंस करता है, यानी इसके एक्सप्रेशन के डिपेंडेंसी अगर इसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करे, तो भी हो सकता है कि हेट्रोसिस यहाँ पे रीजन हो हेट्रोसिस होने का, जिसको हम एपिस्टेटिस बोलते हैं। एपिस्टेटिस क्या होता है? नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन, ये तो एपिस्टेटिस होता है, यानी दो जीन जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है और वो किसी और प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेटिस। तो हम नेक्स्ट थ्योरी को या नेक्स्ट हाइपोथेसिस को बोलेंगे एपिस्टेटिस हाइपोथेसिस। एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस, ओके। अब एपिस्टेटिस में क्या है? एपिस्टेटिस में सिंपल ये बताया गया कि जो दो डिफरेंट जीन हैं उनके इन्फ्लुएंस से भी हो सकता है हेट्रोसिस आए। इसको किसने दिया था? इन 1952 एक साइंटिस्ट थे गाउन, सजेस्टेड दैट the influence of
द इन्फ्लुएंस ऑफ वन लोकस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ another locus may involve in heterosis। यानी सिंपल इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये लोकस ही तो है, एक जीन का लोकस है, दूसरे जीन का लोकस है, तीसरे जीन, ये इसके एलिन है। ठीक है, कह रहा है कि जो एक लोकस है हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंस करता हो बी वाले लोकस के एक्सप्रेशन को। यानी अगर बी प्रेजेंट है हो सकता है ये इसमें हेटेरोसिस 20% है, लेकिन ए के प्रेजेंट होने से हो सकता है कि यहाँ पे 30% हो जाए हेटेरोसिस। ठीक है, जब जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे जैसे कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इनहिबिटरी जीन, ये जो इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक जीन दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है तो एक्सप्रेशन में कैसे चेंजिंग आता है। ठीक है, एक्सप्रेशन हो सकता है बढ़ जाए, एक्सप्रेशन हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, मे इन्वॉल्व इन हेटेरोसिस। ठीक है, इन्होंने सिर्फ सजेशन दिया था कि ये जो इसको सिंपल कह सकते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व इन हेटेरोसिस। ठीक है, ये जो नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है इसका तो होता है एलेलिक इंटरेक्शन, ये ए और ए का इफेक्ट या बी और बी का इफेक्ट एक दूसरे को मास्क कर रहे हैं। ठीक है, रिसेसिव का मास्किंग ओवर डोमिनेंट के द्वारा, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, और इन दोनों से जो हेटेरोजाइसिटी बन रही है, हेटेरोजाइसिटी रिस्पॉन्सिबल है तो देख लिया हमने। ये एलील होते हैं ना एक दूसरे के, लेकिन सजेस्ट किया है गाउन ने 1952 में कि हो सकता है ये जो नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, जब ये हेटेरोजाइज बना रहे हैं, जब हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं तो एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करता हो, यानी एक लोकस दूसरे लोकस को इन्फ्लुएंस करता हो, तो इस इन्फ्लुएंस में भी तो इसके एक्सप्रेशन में कमी और अधिक वृद्धि हो सकती है। तो हो सकता है इसके वृद्धि से हेटेरोसिस आ जाए। ठीक है, सिंपल एपिस्टेटिक्स का कंसेप्ट यही है कि नॉन एलेलिक इंटरेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हेटेरोसिस के लिए। इट्स ओके। तो अभी हमने जेनेटिक बेसिस के थियरीज में या फिर कह सकते हैं जेनेटिक बेसिस के हाइपोथेसिस में क्या क्या डिस्कस कर लिया, डोमिनेंट जीन हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंट जीन हाइपोथेसिस एंड एपिस्टेटिक्स। डोमिनेंट जीन के लिए डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, सभी लोकस में होना चाहिए। यानी अगर इस कंडीशन में होगा तो डोमिनेंट जीन के थियरी के अकॉर्डिंग इसमें हेटेरोसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सी और डी के लिए कोई डोमिनेंट जीन नहीं है इसके इफेक्ट को मास्क करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ओवर डोमिनेंस थियरी ये हेटेरोजाइगस पे चाहे सिंगल लोकस पे हो या एक लोकस पे हो या फिर सम लोकस पे हो या फिर मेनी लोकस पे हो या फिर आल लोकस पे हो। ठीक है, यानी इस हेटेरोजाइगसिटी में चाहे एक लोकस पे ये दोनों से सुपीरियर हो, चाहे दो लोकस पे दोनों पे सुपीरियर हो, चाहे सभी लोकस पे दोनों पे सुपीरियर हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा हेटेरोसिस के लिए। यानी यहाँ पे इन दोनों जीन के लिए इसमें दोनों से सुपीरियर है, दोनों होमोजाइगस से सुपीरियर है। ठीक है, तो यानी अकॉर्डिंग टू ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस इसमें हेटेरोसिस है। ठीक है, इसमें भी हेटेरोसिस होगा क्योंकि सभी लोकस पे है। देखिए ये सभी लोकस पे होगा, तो ये इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड अकॉर्डिंग टू ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, दोनों के अकॉर्डिंग इसमें हेटेरोसिस है। थर्ड वन हमने क्या डिस्कस किया, एपिस्टेटिक्स। एपिस्टेटिक्स में सिंपल पॉसिबिलिटी है, संभावना है। गाउन ने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि ये जो दो डिफरेंट जीन है इनके बीच नॉन एलेलिक इंटरेक्शन हो रहा है, एक लोकस दूसरे लोकस को इन्फ्लुएंस करता हो। ठीक है, एक्सप्रेशन में, तो इससे भी हो सकता है हेटेरोसिस हो। सिंपली जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस समाप्त। ठीक है, अगर कोई भी इसमें डाउट हो उसको आप कमेंट द्वारा डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी और वीडियो चाहिए आपको किसी और अन्य टॉपिक पे, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होगा, बिल्कुल क्लियर कट, आपको समझ में आना चाहिए। जेनेटिक्स में या प्लांट ब्रीडिंग में कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, आप कमेंट के द्वारा आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक रिकमेंडेशन है मास सिलेक्शन पे, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन पे, जो हम कोशिश करेंगे कि आज या कल में हो जाए। ठीक है, आज वो भी कवर हो जाए या फिर कल हो जाए वो। इट्स ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ही थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, जिससे थोड़ा और मोटिवेट होकर हम वीडियो बनाते हैं। इट्स ओके, थैंक यू।